हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेख करनी द लर्निंग ऐप। करनी द लर्निंग ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने देख लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। चार्जिंग के मेथड हमने देख लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन, इन तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ा था। और चार्ज के बारे में एक बेसिक आइडिया हमने दिया था कि चार्ज क्या होता है, किस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है, चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। इन सब के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था। नेक्स्ट जो आपका आज सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है कि अगर चार्ज आपका रेस्ट में है, अगर चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज एट रेस्ट रुका हुआ है एक जगह, तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि व्हेन ए चार्ज इन इज रेस्ट इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड या नन ऑफ दैम। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको EF से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कोई भी पार्टिकल्स है वो दो तरीके से मूव कर सकता है, या तो अपनी वेलोसिटी को रखे कांस्टेंट, या उसको एक्सेलरेटेट कर दे या एक्सेलरेट कर दे या डी एक्सेलरेटेट कर दे, यानी अपनी वेलोसिटी को कम ज़्यादा करता रहे। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तब तो वह इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर चार्ज मूव कर रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टोरियली लिखा जाए तो इसको वेक्टर E लिखा जा सकता है, आगे आएगा कि वेक्टर क्यों लिखते हैं वगैरह, E से, और मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जाता है B से। लेकिन मैंने क्या कहा था, या तो वो एक्सेलरेटेड कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, एक्सेलरेटेड मोशन भी तो कर सकता है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। यानी एक चार्ज है, यहाँ पर मैं तीनों चीज़ें फटाफट से बता देता हूँ कि चार्ज अगर आपका रेस्ट पे है तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, या मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो और वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, देन इट कैन प्रोड्यूस या इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम अपनी चर्चा करेंगे मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में चर्चा करेंगे जब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि चैप्टर है। अभी हम जो है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वो रहेगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बता दिया था चार्ज किस में होता है, रेस्ट में होता है। तो रेस्ट में है तो हम यहाँ पर बात किसकी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो ये अपने माइंड में सेट कर ले कि रेस्ट हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से हो या एक्सेलरेट मोशन कर रहा हो, तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है ना। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि चार्ज क्या होता है, इसकी ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब सेकंड क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ऑलरेडी डिस्कस बट स्टिल इट इज अ प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और नेक्स्ट है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक जैसे हैं अपनों में नहीं बनती है, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर चार्ज अपोजिट है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सेम चार्जेस है इट विल रिपेल ईच अदर, इफ दे आर अपोजिट चार्जेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी ये पॉजिटिव है
और ये पॉजिटिव है। देखो एरो इधर बनाया है, इसका मतलब कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये आगे काम आएगा जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्जन फोर्स के बारे में ही आइडिया देता है। तब हम वहाँ पर डायरेक्शन जब लेंगे फोर्सेज की तो इसी मेथड से यूज करके लेंगे कि अगर वो अपोजिट है तो अट्रैक्ट होंगे और वो अगर सेम है तो रिपेल होंगे। यहीं अगर मैं ये कह दूं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर एरो इधर आ जाएगा, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। यानी अपनों में नहीं बनती है, पड़ोसियों से अच्छी बन रही है। ठीक है, ये होती है सेकंड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से आपके पास दो गोले हैं इस तरह से। ठीक है, ये है ए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और बी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है ना। स्टार्टिंग में तो ये न्यूट्रल थे, कुछ नहीं था, है ना, ऐसे लटके हुए थे। मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसको नेगेटिव चार्ज अब दे दिया। शुरुआत में तो ऐसे ही थे, अब मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, अब इस पर नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, क्या वो ऐसा बनेगा, मतलब सेम लाइक, यहाँ पर उसी पेन को यूज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। क्या ये डायग्राम ऐसा बनेगा या फिर क्या ये डायग्राम ऐसा बनेगा? तो खुद सोचिए। पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इनमें अट्रैक्शन होगा, तो ये दूर नहीं जाएंगे, ये क्या आएंगे, पास आएंगे। तो कौन से डायग्राम की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, तो ये डायग्राम की पॉसिबिलिटी है। यानी इनके बीच की डिस्टेंस हम मान सकते हैं कि अगर होगी तो कम ही होगी, ज़्यादा तो हो नहीं सकती। रिपल्जन तो नहीं होगा, अट्रैक्शन। यही अगर दोनों पॉजिटिव होते तो डायग्राम ये वाला करेक्ट हो जाता, दोनों नेगेटिव होते तो भी ये डायग्राम करेक्ट हो जाता, या नेगेटिव नेगेटिव आ जाता, वो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो इस तरह से कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया सेम चार्जेस में रिपल्जन और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस का कंजर्वेशन। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड होना जरूरी है। आइसोलेशन बहुत कुछ आजकल तो बहुत सुन रहे हैं हम लोग। आइसोलेट का मतलब बिल्कुल अलग सिस्टम जो है उसकी बात करें, उसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। आइसोलेशन वाले का मतलब ये कि उसका किसी और से लेना देना नहीं, वो खुद है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी न तो वो कम होगा न ज़्यादा होगा, वो आपस में इधर उधर हो सकता है, पर टोटल चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं अपने आप को आइसोलेटेड कर दिया, मैं अपने आप को एक आइसोलेटेड सिस्टम मानता हूँ। मेरी इस जेब में 20 रुपये हैं, दूसरे वाली जेब में 30 रुपये हैं, ऊपर वाली जेब में मान लीजिए कि ऊपर जेब नहीं है, फिर मान लीजिए कि ऊपर वाली जेब में 10 रुपये है। तो इस जेब में 20, इसमें 30, 50 और इसमें 10, टोटल कितने हैं, 60 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली जेब में से इस वाली जेब में से कुछ पैसे इसमें डाल रहा हूँ, इस वाली जेब में से कुछ पैसे इसमें डाल रहा हूँ, ऐसे चेंज कर रहा हूँ। तो टोटल पैसे तो जो 60 है 50 है वही रहेंगे। हो सकता है कि इस जेब में अब ज़्यादा आ गए हो, एक जेब खाली हो गई हो, लेकिन मेरे पास जो पैसे हैं वो तो कम नहीं हुए, वो तो उतने ही है। सेम चार्जेस में भी यही होता है। कैसे कि आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे बना लिया आपने, लाइक दिस। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है और एक बॉडी सी है। ए पे चार्ज 10 कूलम है, बी पे चार्ज -5 कूलम है और सी पे चार्ज -3 कूलम। ठीक है, चार्जेस की एक प्रॉपर्टी होती है, उनको विद साइन जोड़ा जा सकता है, एडिटिविटी बोला जाता है ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी और स्केलर है तो -5 एंड -3 -8 हो जाएंगे। कूलम है साथ में तो कूलम आ जाएगा, डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं। ओके, अब यहाँ पर
इन दोनों आपस में, जैसे मैंने बताया था फ्रिक्शन वगैरह से क्या होता है, चार्जेस इधर उधर हो जाते हैं, तो इन आपस में कुछ ना कुछ हुआ, इनमें टकराए वगैरह, हो सकता है कंडक्टर थे तो आपस में टकराए वगैरह, कुछ भी हुआ, भगदड़ मची इनमें। और थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, मुझे कह रहा है कि भाई साहब ए के पास जो है ना साहब वो 5 कूलम चार्ज रह गया है, और बी के पास जो है साहब वो 2 कूलम चार्ज रह गया है। अब मुझे बताओ साहब सी के पास चार्ज कितना रहेगा। मैंने कहा यार कौन सा लॉजिक लगाएं, मैंने वही जेब वाला लगाया कि मेरे 3 जेब के पैसे थे, टोटल पैसे मेरे पास 60 थे, 2 जेब के मुझे पता चल गया, तीसरे वक्त मैं अपने आप निकाल ही लूँगा। सेम मैंने यहाँ लगाया कि टोटल चार्ज जो आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, यानी फॉर आइसोलेटेड सिस्टम Q टोटल इनिशियल इक्वल्स टू Q टोटल फाइनल। इनिशियली कितना है, इनिशियली है 10 कूलम -5 कूलम -3 कूलम, सबको ऐड कर दिया। फाइनली मेरे पास है 5 कूलम + 2 कूलम, और इसका मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ x कूलम, तो x आ ही जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 5 मतलब 10 में से 5 जाएगा और ये 3 भी जाएगा, तो इनिशियली रहेगा 2 कूलम। इधर कितना आ गया 5 एंड ये हो जाएगा 7 कूलम + x, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाएगा माइनस का, तो -5 कूलम। इनिशियली इन पे कितना है -5 एंड -3 और +10, यानी 2 कूलम है, तो अब भी 2 कूलम रहना चाहिए, लेकिन इस पे कितना आ गया है 5 एंड 2 7 कूलम पॉजिटिव का आ गया है, तो इस पर अगर -5 कूलम आ जाए सी पे, तो अभी भी इसके पास कितना रह जाए 2 कूलम रह जाए। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज किया जाता है कि जो पहले का चार्ज है बराबर बाद का चार्ज, हमेशा यही होगा। तो आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये लॉ समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, कई बार ऐसे सिस्टम वगैरह में होता है कि मान लो कि चार्ज आपके पास क्यू है, उससे दूसरे गोले को आपने टच करवाया है, तो टोटल चार्ज कितना रहेगा, कैसे आएगा, वो सब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे जब मैं आपको कुलाम्स लॉ पढ़ाऊँगा तो तब इसके बारे में और आइडिया आपको दूंगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वर्ड बना है क्वांटा से। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट का फॉर्म, क्वांटा का मतलब होता है एक पैकेट। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दुकान से सुपारी खरीद रहे हो, तो कैसे खरीदोगे, 1 सुपारी का पैकेट या 2 या 3, है ना, ऐसा थोड़ी कि 2.5 सुपारी आपने खरीद ली, 1.5 सुपारी खरीद ली। क्यों, क्योंकि वो सुपारी पैकेट के फॉर्म में देती है और पैकेट पूरा आता है ना। ओके, बिस्किट, एक बिस्किट का पैकेट 2, ऐसा थोड़ी है कि 1.5 पैकेट ले लिया, 2.5 पैकेट ले लिए, नहीं। तो जो चीज़ पैकेट के फॉर्म में होती है ना, वो मिलती पैकेट के फॉर्म में ही है। तो चार्ज में भी सिस्टम है, चार्ज भी पैकेट के फॉर्म में होते हैं, चार्ज का भी एक छोटा पैकेट बना दिया है। अगर उस पैकेट है, जैसे वो मान लो कुछ भी है, अब उसका मल्टीपल में मिलेगा, इंटीजर मल्टीपल में। जैसे बिस्किट का एक पैकेट मिल सकता है, 2, 3, 4, 5, 1.5, 2.5 ऐसा नहीं मिल सकता, वैसे ही चार्ज के 1, 2, 3, 4 ऐसे पैकेट मिलेंगे। तो यहाँ आप देखिए, अब क्वांटाइजेशन को आप समझिए। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट हो गए, वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इस तरह से। कभी भी आपका 1 एंड 1.5 2.5 इस तरह का नहीं होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होती है ई, यानी ई का इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो जाएगा, ई, 2e, 3e, 4e, इस तरह से हो जाएगा। यानी
और ई की वैल्यू होती है जो कि मैंने आपको बताया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है, प्लस माइनस एन ई, यानी 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, n कितना है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 5e हो सकता है, -5e भी हो सकता है, -6e भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि -5e और 5e में सर बड़ा कौन है, -5e और 5e में बड़ा कौन है, तो वो नंबर नहीं है, ये चार्ज है, दोनों इक्वल ही है। माइनस प्लस सिर्फ ये बताते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है ना, कि एक की प्रॉपर्टी जो है वो नेगेटिव है, दूसरे की पॉजिटिव है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज को बताते हैं, ये इसका किसी मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है माइनस प्लस का। तो -5e और +5e दोनों इक्वल चार्ज है। -6e ज़्यादा है 2e के कंपेयर में, ऐसा नहीं कि -6 कम होता है 2 के कंपेयर में। जब ये e लग गया साथ में या कूलाम लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये चार्ज हो गया और अब ये मैग्नीट्यूड वाइज बात होगी इसमें। तो यहाँ पर इस तरह से हो सकता है चार्ज, यानी किसी भी बॉडी पे -2e चार्ज आ सकता है, 3e कुछ भी आ सकता है, लेकिन n कैनॉट बी ए फिक्शनल नंबर, लेकिन e/2 e/3 e/4 2e/3 इस तरह का चार्जेस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कैसे, आप जरा सोचिए कि मान लो कि यहाँ पर एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, इस पे आया एक पॉजिटिव, इस पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इस पे आया एक नेगेटिव, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे आ गया प्लस का 3e, 3 गए है ना, इसमें आ गया माइनस का 3e, है ना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया या 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया या इससे 2.5 इलेक्ट्रॉन आ गया, पॉसिबल ही नहीं। या तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, और इसमें भी एंटर करेगा तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, यानी मल्टीपल में करेंगे, इंटीजर मल्टीपल में करेंगे चार्जेस का जो आपका एंटर होगा। इसलिए चार्ज हमेशा इस तरह से होगा, E2 E3 4 E 5 के फॉर्म में होता है, कभी भी आपका इसके फॉर्म में नहीं होता, इंटीजर के फॉर्म, मतलब आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में कभी नहीं होगा। चलिए, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन पे E/3 2E/3 प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3 ऐसे चार्जेज होते हैं जिनको बोला जाता है क्वार्क, लेकिन इनका कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी ये E/3 और एक 2E/3 मिलके वापस E/3 बना देंगे, E/3 प्लस 2E/3, यानी 2 क्वार्क मिलके क्या बना देंगे, एक इलेक्ट्रॉन बना देंगे, एक प्रोटॉन बना देंगे, इस तरह से बना देंगे, या आपस में हो सकता खत्म हो जाए। कहने का मतलब इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो आप यहां से कह सकते हो कि क्वार्क का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए क्वांटाइजेशन आपका वैलिड है। तो चार्जेस हमेशा E2 E3 के फॉर्म में होंगे, ये प्लस माइनस साइन हो सकता है उसके साथ, लेकिन फ्रिक्शनल फॉर्म में नहीं होंगे। यही क्वांटाइजेशन चार्जेस जो है वो लॉ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का लॉ है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, N इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, N कैनॉट बी ए फिक्शनल नंबर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज E, and charge on any body is exist इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, इसके बारे में बहुत बार आगे काम आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो इससे पहले इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के टाइम पे इसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव लेता रहूँगा, है ना। इसके टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैं इसको पॉजिटिव रखूँगा, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो मैं इसको नेगेटिव रख लूँगा, है ना, प्रॉपर्टी के हिसाब से यही। इसलिए प्लस माइनस क्या है कि अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज हो रखी है तो इसको मैं नेगेटिव लूँगा, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि n हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ही होंगे, यानी किसी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो -1 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, या तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो पॉजिटिव, यानी n तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे साइन लेना पड़ेगा। और Q टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। तो
तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी भी बॉडी पर इफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज +1 कूलम then find number of ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस आया है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। इफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज +1 कूलम देन फाइंड नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, फॉर्मूला मेरे पास आता है Q = +-N/E। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि प्लस और माइनस में अगर यहाँ पर चार्ज प्लस है तो मैं यहाँ पर ये साइन लूँगा किसका, प्लस का, और चार्ज यहाँ पर माइनस है तो मैं साइन लूँगा माइनस का, और E की वैल्यू में हमेशा यही रखूँगा, प्लस माइनस में नहीं रखूँगा। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, टोटल चार्ज होने बॉडी है 1 कूलम, और क्या है प्लस चार्ज है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस का साइन, भले आगे लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.6 × 19, और साथ में n और आएगा तो ये n ले लिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिया है क्योंकि चार्ज प्लस था, माइनस होता तो माइनस का साइन आता दोनों साइड में। तो यहाँ पर देखिए n इक्वल हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से हो जाएगा -19 ऊपर जाएगा तो 10⁻19 = 1.6। तो इसको अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 10⁻20/16। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो मैं लिख सकता हूँ 100 × 10⁻18, ये वापस बन जाएगा 20/16। तो 16 का 100 में डिवाइड करोगे आप तो देखिए 100 में 16 का तो हो जाएगा 696, बच जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 0.02, यहाँ पर 32 और 8 तो 6.25। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6.25 × 10⁻, कितना हो जाएगा 18, क्योंकि ये तो कितना आ गया 6 × 10⁻18, यानी 1 कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी पे लाना है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए क्वांटिटी कितनी बड़ी है ना। यहाँ से डिवाइड किया, कुछ नहीं है, आपकी फिजिक्स तो यहाँ खत्म हो गई है, उसके बाद तो मैथ्स लगी है कि 1 में 1.6 × 10⁻19 का डिवाइड किया है, 6.25 × 10⁻18 कूलम का जो है मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ा। यानी 1 कूलम चार्ज अगर मुझे ट्रांसफ़र कर मतलब किसी बॉडी पे लाना है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को जो है मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उससे निकालना पड़ेगा। ये 10⁻18 यानी 10 पे एक पे कितने जीरो, एक के पीछे 18 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओ भाई साहब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, चलो ये करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻7 जो होता है वो 1 करोड़ हो जाता है। भाई ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हो गया करोड़, फिर तो अरब, 10 करोड़, अरब, खरब, यानी ये 1 करोड़ तो ये हो गया। फिर देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये करोड़ और हो गया, और साथ में कितना हो गया 10,000, तो कितना हो गया 10,000 करोड़ करोड़। वो कई बार हम पढ़ते हैं ना कि गवर्नमेंट ने इतना बजट दिया है 20 लाख करोड़ करोड़, या इस तरह से कोई भी बजट वगैरह होता है, उसने इतना घोटाला किया, इतने करोड़ करोड़, तो 10,000 करोड़ करोड़, 10,000 करोड़ करोड़ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे तब जाके 1 कूलम आएगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट की है, इसलिए हम माइक्रो कूलम, पिको कूलम, नैनो कूलम में बात करते हैं। समझ गए आप लोग? तो डेटा को फिजिक्स में थोड़ा फील कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा यही इसका कोई खास बताने का मतलब यही था कि आपको ये पता चले कि 1 कूलम कितनी बड़ी यूनिट है चार्ज की।
कि इतने इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र करूँगा तब जाके 1 कूलम चार्ज आएगा। सोचो 2 कूलम होता, 15 कूलम होता, 100 कूलम होता, 500 कूलम होगा तो और भी बढ़िया हो जाए। इसीलिए हम नैनो कूलम और पिको कूलम के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोल दिया कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अगर ये माइनस है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आए हैं, माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो वही Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। तो यहाँ पर क्या लेंगे, ये माइनस का है तो इधर लिखेंगे -3.2 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू N माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चार्ज है, और साथ में E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से देखो ये माइनस से माइनस चला जाएगा, 10⁻19 से 10⁻19 चला जाएगा, तो N इक्वल्स टू आ जाएगा 3.2/1.6 जो कि कितना हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। समझ गए आप लोग। तो इस तरह से हम जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। चलिए साहब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। वैसे तो मैंने ये आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी भूला भटका कोई रह गया है तो अभी देख ले। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होता है, चार्ज कैन बी एडेड लाइक अर्थमेटिक, सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन। कैसे, जैसे -2 और +3 जोड़ते तो कितना आता है 1, ऐसे -2 कूलम +3 कूलम जोड़ोगे तो 1 कूलम आएगा। यानी जो जिस तरह से मैथमेटिकली जो जोड़ते चीज़ें वैसे चार्जेस को जोड़ा जा सकता है। या चार्ज एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इज पॉसिबल बिकॉज इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आप स्केलर इनको नंबर को जोड़ते हो, नंबर सिस्टम में जोड़ते हो, वैसे के वैसे चार्जेस को जोड़ा जा सकता है। तो ये पता होना चाहिए चार्जेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक ट्रांसफेरेबल क्वांटिटी प्रॉपर्टी होती है, वे भी हम जो है बातों बातों में समझ तो चुके हैं इसको भी, लेकिन फिर भी ट्रांसफेरेबल चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह में। चार्ज कैन बी ट्रांसफर, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम one body to another body। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना, ये हमने पढ़ा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ही जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, वो तो आएगा या जाएगा, प्रोटॉन के फॉर्म में नहीं होगा। तो चार्ज क्या है, ट्रांसफेरेबल है। एक बॉडी पर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। अब उसके बाद आता है चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। चार्ज जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, एज वेल एज आप लिख सकते हो चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी चार्ज डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप घूमते हुए चार्ज को देख रहे हो, चाहे आप रुके हुए हो चार्ज को देख रहे हो, चार्ज की वैल्यू फिक्स रहेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। कहने का मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ किसके लिए, मेरे सामने जो स्टाफ खड़े हैं उनके लिए मैं खड़ा हूँ, पर मेरे सामने कोई ट्रेन में जा रहा है तो उसके लिए मैं इधर पीछे जाता हुआ देखूंगा, जैसे पेड़ वगैरह है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फ़र्क आप समझ सकते हो वहाँ से। लेकिन चार्ज अगर 10 कूलम है तो वो 10 कूलम भी रहेगा, चाहे आप कैसे भी उसको मेजर करो। वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि चार्ज 2 कूलम था उसको भगाया तो 5 कूलम हो गया, नहीं, वो उतना ही रहेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे और वेलोसिटी पे इनवेरिएंट
प्रॉपर्टी है, ये इनवेरिएंट है। कहने का मतलब ये डिपेंड नहीं करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और वेलोसिटी पे, बट मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती है तो मास जो है वो बढ़ जाता है ना। वेलोसिटी के साथ मास डिपेंड करता है, पर चार्ज कभी भी वेलोसिटी के साथ डिपेंड नहीं करता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आज हमने पढ़ी कि चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, और एडिशन क्या होता है, इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है चार्ज की, चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो क्या करेगा, मूविंग है तो क्या करेगा, और अगर एक्सेलेरेटेड मूव कर रहा है तो क्या करेगा, कांस्टेंट है तो क्या करेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कि कूलम्ब साहब ने ये कहा था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है। अगर दो चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ा दें या उन दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर हम बढ़ा दें तो उस फोर्स पे क्या फ़र्क आएगा, और फिर उसका वेक्टर फॉर्म और उसका सुपरपोजिशन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मुलाकात।